कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। एक जान, कई सवाल और अब मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर उठे सवाल अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर बहस बन चुका है। दावा है कि जो हुआ वो पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि कानून के नाम पर तय किया गया एक अंत था। दूसरी तरफ पुलिस अपने कदम को सही बता रही है, लेकिन जब कहानी के दोनों पक्ष इतने अलग हों तब सच आखिर कौन तय करेगा। सीनियर एडवोकेट विशाल तिवारी और नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या कोर्ट सीधे जांच में अपने हाथ में ले सकता है या शामिल पुलिस वालों पर जान लेने के मामला दर्ज हो सकता है? और अगर नियम टूटे हैं तो अगला कदम क्या होगा? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एनकाउंटर या कानून से बाहर कार्रवाई, सीबीआई या एसआईटी, किसे मिलेगा केस? जवाब मांग रहा है एनकाउंटर का हर सवाल। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और क्या इस मामले में पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी और खास ताकतें दी हैं। अगर किसी मामले में लोगों को लगे कि जांच सही नहीं हो रही है, स्थानीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता या सच सामने नहीं आ पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे दखल दे सकता है। इस मामले में भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सबसे पहले बात जांच की, क्योंकि ये एनकाउंटर स्थानीय पुलिस यानी भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई से जुड़ा बताया जा रहा है। इसलिए लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्थानीय पुलिस अपने ही लोगों की निष्पक्ष जांच कर पाएगी। इसी वजह से कई लोग मांग कर रहे हैं कि जांच किसी दूसरी एजेंसी को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकती है या किसी दूसरे राज्य की स्वतंत्र एसआईटी बनाकर जांच करवा सकता है। कोर्ट चाहे तो पूरे मामले की निगरानी भी खुद कर सकता है और समय समय पर रिपोर्ट मांग सकता है। हालांकि बिहार की सम्राट सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया पर बढ़ते सवालों की आलोचना के बाद पहले ही न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। सरकार ने कहा है कि जांच पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में होगा। इसका मतलब ये है कि फिलहाल सरकार ने एक अलग जांच व्यवस्था बनाई है, लेकिन अगर आगे चलकर किसी पक्ष को लगे कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही या पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही, तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल आता है कि क्या पुलिस वालों पर मामला दर्ज हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर कोर्ट को लगे कि पहली नजर में कार्रवाई पर सवाल है या नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट संबंधित पुलिस कर्मियों, कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले अफसर और संबंधित डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। अभी तक सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ नाम लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। भरत तिवारी की मां ने आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने पुलिस कर्मियों पर जान लेने का मामला दर्ज नहीं किया। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट केवल जांच तक सीमित नहीं रहता। कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि मुठभेड़ में इस्तेमाल हुए सभी हथियार तुरंत जब्त कर लिए जाए और उनकी फोरेंसिक जांच हो। बैलिस्टिक जांच में ये पता लगाया जाता है कि गोली किस हथियार से चली है, कितनी दूरी से चली है और किन हालातों में चली है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि पुलिस का दावा और घटनास्थल की सच्चाई आपस में मेल खाती भी है या नहीं। कोर्ट पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। अगर कोर्ट को लगे कि परिवार को नुकसान हुआ है या उन्हें दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो अंतरिम आर्थिक मदद देने और परिवार की सुरक्षा का आदेश भी दिया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि जांच पूरी होने तक परिवार को किसी तरह का पुलिस दबाव न झेलना पड़े।
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी पूरी कहानी, हर एनकाउंटर की होगी जांच, नियम टूटे तो वर्दी भी देगी जवाब। ऐसे मामलों की चर्चा होते ही अक्सर हैदराबाद का दिशा केस याद किया जाता है। साल 2019 में हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी जान लेने की घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ समय बाद पुलिस ने बताया कि घटनास्थल को दोबारा दिखाने के दौरान आरोपियों ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर में चारों ढेर हो गए। उस समय बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस की तारीफ की और इस कार्रवाई को सही बताया, लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी.एस. सिरपुरक की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस का दावा सही नहीं पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि चारों लोगों को जानबूझकर गोली मारी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई में शामिल 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जान लेने और सबूत खत्म करने के आरोपों में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस उदाहरण को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इससे ये साफ होता है कि किसी भी एनकाउंटर को कानून से ऊपर नहीं माना जाता। बिहार पुलिस को पहले भी अदालतों की नाराजगी का सामना करना पड़ता रहा है। साल 2023 में पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर टिप्पणी की गई थी। सविता अली बनाम बिहार मामले में पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि पुलिस मुठभेड़ों या पुलिस हिरासत में हुई जितनी भी जानें गई हैं, उसे सिर्फ अस्वाभाविक मौत बताकर फाइल बंद नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि अगर पीड़ित पक्ष या जांच करने वाली टीम को पहली नजर में कुछ गलत दिखाई देता है तो नियमों के मुताबिक संबंधित पुलिस कर्मियों पर सामान्य आपराधिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार पुलिस एनकाउंटर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करती है? उपलब्ध आंकड़ों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि बीते 7 महीने यानी 20 नवंबर 2025 तक के समय में बिहार में 29 एनकाउंटर हुए और उनमें 8 लोगों की जान चली गई। आरोप ये लगाया जा रहा है कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि कई मामलों में न एफआईआर दर्ज हुई और न ही पूरी जांच हुई। एनकाउंटर को लेकर देश का सबसे अहम फैसला साल 2014 में आया था। ये फैसला पुचेल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस फैसले में अदालत ने 16 बड़े नियम तय किए थे ताकि किसी भी पुलिस मुठभेड़ को कानून के दायरे में रखा जा सके। कोर्ट ने कहा था कि अगर एनकाउंटर में किसी की जान चली जाती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जांच वही थाना नहीं करेगा जिसकी टीम घटना में शामिल थी। जांच किसी दूसरी टीम या सीआईडी जैसी एजेंसी को करनी होगी और इसकी जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी के पास होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट जांच जरूरी होगी। मुठभेड़ के तुरंत बाद शामिल पुलिस कर्मियों को कोई खास प्रमोशन या पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। इस्तेमाल किए गए हथियार फॉरेंसिक जांच के लिए देने होंगे। अगर पुलिस को कोई गुप्त जानकारी मिलती है तो उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। एनकाउंटर की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC या राज्य मानव अधिकार आयोग को भेजनी होगी ताकि स्वतंत्र समीक्षा हो सके। अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसे तुरंत इलाज मिलना चाहिए और उसका बयान दर्ज होना चाहिए। घटनास्थल से जुड़े सभी सबूतों जैसे फिंगरप्रिंट, गोली के खोखे, वाहन और खून के नमूने सुरक्षित रखने होंगे ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों की टीम करेगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मृतक या घायल व्यक्ति के परिवार को तुरंत जानकारी दी जाएगी। डीजीपी को हर 6 महीने में राज्य की सभी एनकाउंटर की रिपोर्ट NHRC भेजनी होगी। जांच में ये सामने आता है कि एनकाउंटर फर्जी था या नियमों के खिलाफ हुआ था तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर तुरंत जान लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज होगी। उन्हें निलंबित किया जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। कोर्ट का कहना है कि अगर पीड़ित परिवार अदालत जाता है
तो आरोपी पुलिस कर्मियों को कानूनी सहायता लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। जांच एजेंसी जब मांगे तो हथियार तुरंत जमा करने होंगे। साथ ही जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवारों को कानून के अनुसार अंतरिम मुआवजा भी दिया जा सकता है। पूरे मामले में सबसे अहम बात यही है कि कानून केवल आम लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि पुलिस और सरकार पर भी बराबर लागू होता है। एनकाउंटर सही था या गलत, इसका फैसला भावना, राजनीतिक बयान या सोशल मीडिया नहीं करता है। इसका फैसला सबूत, जांच और अदालत करती है। अगर जांच निष्पक्ष हुई, नियमों का पालन हुआ और सच सामने आया तो इससे केवल एक मामले का नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि ये तय होगा कि कानून के सामने जवाबदेही सबकी बराबर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।